हेलो एवरीवन, वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास में पढ़ेंगे यूनिट 5 का हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है आपके पार्टिसिपेटरी असेसमेंट एंड कम्युनिटी मॉनिटरिंग। अर्थात इसका हिंदी मीनिंग है सहभागी या जिसे हम कहते हैं पारस्परिक आकलन एवं समुदाय प्रबोधन। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि पारस्परिक आकलन क्या होता है। देखिए, पारस्परिक आकलन या सहभागी आकलन, सहभागी बनना मतलब किसी के साथ काम करना, किसी के साथ किसी का हाथ बटाना या किसी एक काम में किसी दूसरे का सहयोग करना, इसे हम कहते हैं सहभागी बनना। पारस्परिक मतलब परस्पर, परस्पर मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में या फिर दो लोगों के बीच में आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? पारस्परिक मूल्यांकन कहलाता है। अगर हम इस शब्द पे जाते हैं तो इस शब्द के मीनिंग में ये अर्थ हमारे सामने निकल करके आता है सहभागी या पारस्परिक आकलन का। ठीक है, अब यहाँ पे समुदाय प्रबोधन, समुदाय मतलब आपके आसपास का जो भी समाज है उसकी बात है, जो भी आपके आसपास का समुदाय है उसकी बात हो रही है। जैसे एक विद्यालय में जो बालक आते हैं उनके लिए विद्यालय का वातावरण, जो कक्षा का वातावरण है जहाँ पे वो सारा दिन अपना जो अधिगम है वो करते हैं, सीखते हैं, तो वो भी उनका समुदाय ही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें हम बात करने वाले हैं परस्पर एक दूसरे का मूल्यांकन करने की। ठीक है, और इसके अलावा जो समुदाय मॉनिटर करता है, मॉनिटर मतलब किसी चीज का प्रबोधन करना, किसी चीज को चेक करना, अर्थात उसका भी मूल्यांकन किया जाना। तो समुदाय के द्वारा किस तरह से मूल्यांकन को किया जाता है उस पर बात करते हैं। ये तो हो गया इस शब्द का अर्थ क्या निकलता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, उनमें जो ट्रेनीज होते हैं, जैसे अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप क्या हो, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के आप भी एक सदस्य हो, आप क्या हो, टीचर ट्रेनिंग्स हो, है ना, आप प्रशिक्षक ले रहे हो, प्रशिक्षक जो है आपको सिखा रहा है और आप प्रशिक्षण ले रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, जैसे बीएड कर रहे हो। इसी तरह से जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें जो ट्रेनीज होते हैं अर्थात जो सीखने वाले होते हैं, प्रशिक्षण लेने वाले होते हैं, वो आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। परस्पर एक दूसरे का मूल्यांकन उनके द्वारा किया जाता है और उन्हें ट्रेनीज बोलने के साथ उनको बोलते हैं प्रशिक्षु। ठीक है, प्रशिक्षु। तो वो प्रशिक्षु क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करने के बाद जो भी उनका निर्णय रहता है और वो सुनाते हैं कि उनका क्या निर्णय है आपके बारे में या आपके कार्य के बारे में, और इसके साथ ही आपको सुझाव भी दिए जाते हैं। अब इसका एक सिंपल सा आपको उदाहरण बताती हूँ। स्कूल के बच्चे हैं, क्लास में आपके स्टूडेंट्स को आप पहाड़े बोलने के लिए कहते हैं या गिनती सुनाने के लिए कहते हैं, मान लीजिए क्लास में। तब आप क्या कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, चाहे कॉपीज चेक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उस दौरान आपने अपने जो पूरी क्लास है उसको ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि उसे या जो पूरी क्लास है उनको चेक करना है कि क्या जो बच्चा आगे आगे पहाड़े बोल रहा है, जो गिनती बोल रहा है, क्या वो सही बोल रहा है या गलतियां कर रहा है। तो उसकी गलतियों को नोट डाउन करना है। तो उस समय क्या हुआ, उस समय एक तो जो गिनती या पहाड़े बोलने वाला बच्चा है वो क्या है, वो कर रहा है उस टाइम पे अपनी प्रेजेंटेशन। ठीक है, और जो बाकी क्लास है, चाहे क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। अब दोनों ही, चाहे वो प्रेजेंटेशन देने वाला या मूल्यांकन करने वाला, दोनों ही विद्यार्थी हैं, है ना, दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है, दोनों समान लेवल के हैं, दोनों ही आपस में एक दूसरे के क्या हैं, सहभागी हैं, सहपाठी हैं, तो एक दूसरे का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा आकलन हुआ, ये हुआ पारस्परिक आकलन। और जब आप प्रेजेंटेशन या वो बच्चा जब प्रेजेंटेशन दे देगा तो जो बाकी क्लास है उसका मूल्यांकन उन्होंने किया है कि इसने इतनी गलतियां की हैं, इतने सब कुछ किया है, तब इसके आधार पर ही वो उसे
सुझाव भी देंगे। ठीक है, उसको सुझाव भी देंगे कि आपने ये गलतियां की हैं और आपको ये नहीं करनी है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। या फिर एक बच्चे की प्रेजेंटेशन को आप दूसरे बच्चे को, उसके सहभागी को बोलते हो, सहपाठी को बोलते हो कि आप इसका इवोल्यूशन करें। अब वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा अपने साथी का मूल्यांकन करता है, फिर उसके बाद जो निर्णय सुनाता है कि इसने इतनी मिस्टेक्स करी हैं, यहाँ पे गलती करी है, और फिर उसको सुझाव भी देता है। तो ये जो पारस्परिक आकलन होता है, सहभागी आकलन होता है, इसमें मूल्यांकन के पश्चात सुझाव भी दिए जाते हैं। ये चीज भी आप इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपने माइंड में रख लो। पारस्परिक आकलन में आपने एक विद्यार्थी को ये काम सौंपा कि उसने दूसरे विद्यार्थी का मूल्यांकन करना है, तो वो विद्यार्थी उसके काम को, उसके कार्य को जांचने के बाद उसको ये सुझाव भी देगा कि अगर तुम ऐसा नहीं करो तो तुम्हारी ये जो गलतियां निकली हैं या जो कमियां थी तुम्हारी प्रेजेंटेशन में या आपके काम में, वो नहीं होंगी। तो सुझाव भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके साथ ही क्या किया जाता है, जैसे मान लो क्लास का बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है कोई, जो बिल्कुल भी गलती नहीं करता, मान लो पहाड़ी बोलने में, गिनती बोलने में, कोई भी उसकी कोई गलती नहीं होती कभी भी, तो आप उसको क्या कर सकते हो, जब सबका मूल्यांकन हो जाए तो उसके बाद आप उसके द्वारा भी अच्छी तरह से किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन दी जा सकती है या किस तरह से पहाड़े याद करने चाहिए, गिनती याद करनी चाहिए, कैसे बोलनी चाहिए, आप उससे भी सुझाव पूरी कक्षा को दिलवा सकते हो। जो उसमें परफेक्ट है, जो बच्चा भी उस कार्य में परफेक्ट है, आप उससे भी उसको भी मौका दे सकते हो कि वो पूरी क्लास को परफेक्ट होने के लिए किसी भी काम में, जो भी प्रेजेंटेशन उनकी है उसमें परफेक्ट होने के लिए अगर कोई सुझाव बताना चाहता है, कोई उपाय बताना चाहता है, तो वो भी बता सकता है। ठीक है, तो पारस्परिक आकलन का मतलब ये है। तो मैंने आपको सारी तरह के उदाहरण दे करके बता दिया है कि क्या होता है। एक छोटे से विद्यालय से लेकर के जो शिक्षण प्रशिक्षण जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें किस तरह से पार्टिसिपेटरी असेसमेंट की जाती है, एक दूसरे का परस्पर आकलन किया जाता है, उस पर मैंने आपको बात बता दी है। ठीक है, चलिए अब इसके हम आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसकी विशेषताएं, कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये जो विशेषताएं होती है ना, ये हमें बता देती हैं कि ये प्रोसेस कैसी प्रोसेस है। ठीक है, तो हमें इससे इनका कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहली विशेषता इसकी ये है कि ये रुचिपूर्ण प्रक्रिया है, इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। कैसे इंटरेस्टिंग है, तो देखिए यहाँ पे जो असेसमेंट का काम है, जो आकलन का कार्य है, वो बच्चे ही कर रहे हैं एक दूसरे का, या फिर जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जो प्रशिक्षु हैं वही एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है। आप क्लास में ही इसको अप्लाई करके देखो। आप क्लास में बच्चों को जब एक दूसरे का जो है वो ऐसे मिस्टेक्स निकालने के लिए ऐसा कुछ काम दे देते हैं कि आप एक दूसरे का काम चेक करें या एक दूसरे का ये जो है इवोल्यूशन करें, तो देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ भय की भावना नहीं होती। एक तो बच्चों में, एक तो आप उनकी असेसमेंट करें और एक उनका सहपाठी उनकी असेसमेंट करे, तो दोनों में अंतर आता है और बच्चों के लिए कुछ नया करने को होता है। तो इसके चलते हुए ये जो असेसमेंट होती है, ये जो प्रोसेस होती है इवोल्यूशन की, मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वो बहुत ही रुचिपूर्ण हो जाती है। बिना किसी भय के दो बच्चे एक दूसरे का आकलन करते हैं, एक दूसरे के काम को जांचते हैं। ठीक है, तो इसमें उनको बहुत ही इंटरेस्ट आता है, वो खुश होकर इस काम को करते हैं और उनको कुछ नया करने का मौका मिलता है। इस तरह से ये एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया है, इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी विशेषता है वो है समूह भावना का विकास। समूह भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप स्पिरिट। ग्रुप स्पिरिट किस तरह से, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक टाइम में एक जना आगे आकर के अपना जो भी टॉपिक है उसको प्रेजेंट कर रहा है, तो उसी टाइम पे जो बाकी क्लास है, चाहे उसके अंदर 10 बच्चे हैं, चाहे वो 20 बच्चे हैं, चाहे 50 बच्चे, जितने भी लोग बैठे हैं वो सब उसका क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन। तो वो पीछे जो इतने सारे लोग बैठे हैं क्लास के अंदर, वो सारे के सारे क्या होंगे, ग्रुप में उसकी असेसमेंट करेंगे। जो आगे व्यक्ति खड़ा है, जो भी प्रेजेंट कर रहा है अपनी किसी भी काम को या किसी भी अपनी कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो वो सारे ग्रुप स्पिरिट रखते हुए, समूह की भावना रखते हुए उस पहले व्यक्ति का, उस एक बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से समूह की भावना का यानी ग्रुप स्पिरिट का डेवलपमेंट होती है बच्चों में, समूह भावना का विकास होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है वो है विश्वसनीय मूल्यांकन प्रक्रिया, रिलायबल ऑफ एवोल्यूशन प्रोसेस। विश्वसनीय है ये, इस पे आप विश्वास कर सकते हो। विश्वास कैसे कर सकते हो? देखिए, एक टाइम में जब एक बच्चे का इवोल्यूशन किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, तो उसी टाइम पे बाकी बच्चे जिनके द्वारा मूल्यांकन किया जाना है उनकी भी टर्न आनी है, उनको पता है। अगर इस टाइम एक बच्चा आकर के पहाड़े बोल रहा है, बाकी सारी क्लास उसका मूल्यांकन कर रही है, तो कुछ देर के बाद उन्हीं मूल्यांकन करने वालों में से किसी और की टर्न आएगी। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को ये पता होता है। और इस पे क्या होता है स्टूडेंट्स, इस पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पहला जो स्टूडेंट है वो जो गलतियां करेगा अपने आप से, जो नीचे बैठा हुआ जो उसका साथी है जो उसका मूल्यांकन कर रहा है, उसकी जब टर्न आएगी ना, तो जो पहले बच्चे ने गलती की है वो ध्यान रखेगा कि उसने वो गलती नहीं करनी। ऐसे होता है ना, जब ऐसी कोई असेसमेंट चल रही होती है, पार्टिसिपेटरी असेसमेंट क्लास में चल रही होती है, तो आप भी एक करते हो ना, जैसे जो पहले वाले ने आपके सामने, जो आपके साथी ने वहां पे गलती की है, वो आप नहीं करना चाहोगे। आपको नहीं सिखाया गया कि आपने ये गलती नहीं करनी है, लेकिन आप अपने आप से ही सीख कर, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी ये वाली। तो बहुत कुछ, यानी 2-4 बच्चे अगर आपसे पहले प्रेजेंट कर देते हैं और वो जो मिस्टेक्स करती है ना, तो आप उसको याद रखते हो कि मुझे ये गलतियां नहीं करनी जो इन्होंने करी, तो सोचो कितना सुधार हो जाएगा। तो कैसी है ये प्रक्रिया? तो ये पूरी तरह से विश्वसनीय मूल्यांकन प्रक्रिया है। इसमें बच्चा अपने आप से अपना मूल्यांकन करने को भी तैयार रहता है, अपने आप से सीखने को भी तैयार रहता है। इसके बाद है स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति। स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति, फ्री व्यू एक्सप्रेशंस। किस तरह से स्वतंत्र रूप से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटरी असेसमेंट में? तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पे एक शिक्षक का जो भय होता है ना, वो समाप्त हो जाता है। शिक्षक का भय यहाँ पे बच्चों को नहीं होता है, बच्चे अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि उनको जांचा जाना है किसके द्वारा? उनके साथी के ही द्वारा। तो एकदम कह सकते हैं कि बिना किसी भय के, बिना किसी डर के वो अपने आप को, अपने काम को प्रेजेंट करते हैं। स्वतंत्र मौका मिलता है अपने आप को दिखाने का, अपने विचारों की अभिव्यक्ति का, इसमें बच्चे को स्वतंत्र रूप से मौका मिलता है। एक बात और होती है, देखिए एक ही लेवल के जो लोग होते हैं, उनकी जो सोच है वो भी आपस में मिलती होती है। अगर बच्चा आगे आकर के अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, तो जो उसका मूल्यांकन करने वाला जो व्यक्ति है वो भी उसके समान लेवल का है, तो उसको ये पता है, वो उसकी भावनाओं को समझता है। ठीक है, वो उसकी भावनाओं को समझेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि भाई इतना टाइम लगेगा, या इसने जो गलती करी है एक नॉर्मल गलती है, तो मूल्यांकन करता उसके लेवल का ही है। तो वहां पे एक उसे ये फीलिंग आएगी कि ठीक है, हाँ हो जाता है, ऐसी गलती हो जाती है। तो उसके मन में, एक जो दो समान लेवल के लोग हैं उनके मन में जो भाव होते हैं ना, वो जब आप टीचर जो कि बहुत उच्च पद के हो और जो आपका स्टूडेंट है, उसमें वो अंतर जो है वो रह ही जाता है, डिफरेंस रह ही जाता है। लेकिन यहाँ पे वो डिफरेंस नहीं आएगा। तो जो स्टूडेंट है प्रेजेंट करने वाला, अपने आप को, जो अपने काम को प्रेजेंट कर रहा है, वो बी फ्रेंकली, एकदम फ्रीली अपनी अभिव्यक्ति करेगा, अपना एक्सप्रेशन देगा। ठीक है, उसको किसी भी तरह का कोई डर नहीं होगा, वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकेगा। उसके बाद है तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक एंड थिंकिंग। तर्क एवं चिंतन शक्ति यानी मानसिक शक्तियों का या मानसिक विकास की, या फिर हम ये कह सकते हैं एक मानसिक प्रक्रिया की बात हुई। जब आप किसी का मूल्यांकन करते हो, किसी की असेसमेंट करते हो, तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि आपको अपनी बहुत सारी चिंतन क्षमताओं का, तर्क क्षमता जो आपकी है उसका यूज करना पड़ता है। तभी आप हर पल वो जो प्रेजेंट कर रहा है उसको देखते हुए उसकी प्रेजेंटेशन को जांच सकते हो, उसका मूल्यांकन कर सकते हो। ऐसे नहीं आपको गलतियां पकड़ में आएंगी कि इसने यहाँ पे ये गलती करी है, क्योंकि लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में आपने उसको सुझाव भी देना है, उपाय भी बताना है कि किस तरह से वो अपनी प्रेजेंटेशन को और भी अच्छा बना सकता है।
या अपने काम को और भी अच्छा बना सकता है। तो ये भी बताना है, तो आप पे क्या होगा, आप पे भी तो एक कहीं ना कहीं एक ये होगा ना कि आपने सोच समझ करके उसका मूल्यांकन करना है। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो क्या आप लॉजिकली थिंक नहीं करोगे? करोगे। आप पूरी तरह से सोच समझ करके और फिर अपना निर्णय सुनाओगे कि आपका इस बच्चे के मूल्यांकन करते समय, अपने सहभागी का, अपने सहपाठी का मूल्यांकन करते समय आपके बारे में उसके बारे में आपकी ये राय है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे में ये जो तर्क और चिंतन शक्ति का विकास है ना, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। बच्चा इससे प्रत्येक कार्य में अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करने लग जाता है। प्रत्येक चीज को लॉजिक लगा करके, तर्क लगा करके देखता है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है, क्या ये स्वीकार करने योग्य है, या इसमें कोई कमी है। ठीक है, तो उसमें वो जो एक शिक्षक के गुण है ना, वो आने लग जाते हैं। वो प्रत्येक चीज को तर्क की कसौटी पर रख करके मापता तो होता है कि क्या ये कसौटी पे खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, और फिर उसके बाद जो उसका मूल्यांकन करने के बाद का जो निर्णय है वो सुनाता है, और निर्णय सुनाने के साथ ही वो क्या देता है, सुझाव भी देता है। तो वो पूरी प्रक्रिया जो उसको करनी है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं जहाँ पे बच्चे को अपना एक एक कदम फूक फूक के रखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे में मानसिक शक्तियों का विकास और उसमें भी तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है पार्टिसिपेटरी असेसमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारे सामने जो पॉइंट है वो है समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। समस्याओं का समाधान, यहाँ पे आपका मूल्यांकन करने के बाद, यानी आपके सहपाठी ने आपका मूल्यांकन कर दिया है जो आपके ही लेवल का है, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, तो यहाँ पे लास्ट में मैंने जैसे अभी बताया कि सॉल्यूशंस भी बताए जाते हैं, उपाय, सजेशन, सुझाव भी दिए जाते हैं आपके ही सहपाठी के द्वारा। आपका मूल्यांकन करने के बाद फिर आपकी जो भी गलतियां रही हैं, जो भी कमियां रही हैं, उनका किस तरह से आप उनको सुधार सकते हो, उसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, अपने जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं उनको सही कर सकते हो, उसके बारे में आपका साथी आपको सुझाव भी देता है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इससे क्या है, इससे आप अगली बार वो गलतियां नहीं करोगे ना। और जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि वो बच्चे जिनका जो मान लो थर्ड फोर्थ रैंक पे उन्होंने आगे आकर के अपनी कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो उससे पहले जो 3-4 विद्यार्थियों का उन्होंने मूल्यांकन जिनका किया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो गलतियां उन्होंने की हैं 3-4 लोगों ने, वो वाला बच्चा अब नहीं करेगा। वो अपने आप से बिना सिखाए, बिना उस पर आपके वर्क किए हुए अपने आप से सीख गया, अपने आप से अपने अंदर वो कुशलता लाने का प्रयास करेगा कि इन्होंने ये गलतियां की हैं तो मैंने ये गलतियां नहीं करनी है। तो जो प्रक्रिया है वो सीखने सिखाने की, वो बहुत ही आसान हो जाती है। इससे बच्चा अपने आप से सीख रहा है, बिना किसी प्रेशर के सीख रहा है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला बिंदु है वो है मूल्यांकन प्रक्रिया का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस। तो जितने भी क्लास के बच्चे होते हैं, या जितने भी, जैसे मैंने बताया, ये तो मैं क्लास के बच्चे मतलब आपको एक छोटा एग्जांपल देके समझा रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सीखने वाले जितने भी प्रशिक्षु होते हैं, उनको मूल्यांकन प्रक्रिया की नॉलेज हो जाती है कि किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका मतलब वो जो प्रशिक्षु हैं, या फिर से मैं क्लास के बच्चों की बात करूं तो क्लास के बच्चे हैं, वो भी जान जाते हैं कि मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है, किन किन बिंदुओं को या तथ्यों को ध्यान में रख करके किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है मूल्यांकन के दौरान। तो परफेक्ट हो जाते हैं वो हैं स्टूडेंट, लेकिन अपने सहपाठी का आकलन करते समय वो उसके शिक्षक के रूप में खड़े होते हैं, उनमें मूल्यांकन के गुण आ जाते हैं। अब ये जो उनमें मूल्यांकन के गुण आ गए हैं ना, तो इस आधार पर वो खुद का भी मूल्यांकन करने लग जाते हैं कि अच्छा मैं भी ये गलती करता हूँ, अब मुझे नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी है। बहुत बार जब हम किसी और को बता रहे होते हैं ना
ठीक है, फर्क होता है यहाँ पे खड़े होने में और क्लास में बैठने में बहुत फर्क होता है। जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होता है ना, अगर वो कोई गलती करता है तो जो आपको सुनने वाला है वो निकालता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब वो व्यक्ति आपका इवोल्यूशन करता है या खुद से यहाँ पे आकर के वही काम करता है तो उसे ये लगता है कि अच्छा देखो अब मैं भी वही कर रहा हूँ। तो ऐसा ही होता है, जब आप अपने सहपाठी का आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे तो उस दौरान आप अपनी भी बहुत सारी कमियों को ठीक कर लेंगे, क्योंकि आपको राइट वे में पता चलेगा कि मूल्यांकन प्रक्रिया आखिर चलती किस तरह से है या इसका यूज किस तरह से किया जाता है, मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, कई बार हमें अपना टीचर गलत लगता है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारा शिक्षक जब हमारे साथ गलत करता है या मान लो हमें हमारी किसी गलती होने पर हमें डांट दिया या कुछ भी है ना, तो हमें ये लगता है कि शिक्षक ने सही नहीं किया, हमारे साथ गलत हुआ। अब वही जब हम खुद शिक्षक बन गए हैं, हमें आकर के बच्चों को पढ़ाना है या हम चेंज हो गए हैं, हमारी स्टेज चेंज हो गई है, आज हम शिक्षक हैं, तो हमें ये लगता है कि नहीं हमारे टीचर ने कोई गलती नहीं की होगी। तो ऐसा ही पार्टिसिपेटरी असेसमेंट में होता है, आप सीख जाते हो दूसरे का मूल्यांकन करके कि इसने ये गलती की है, ऐसा मैं भी करता हूँ। अब जब मूल्यांकनकर्ता के तौर पर मुझे ये इसका गलती करना सही नहीं लग रहा है तो अब मैं खुद भी ये गलती नहीं करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे को इवोल्यूशन प्रोसेस की नॉलेज हो जाती है। उसके बाद है मूल्यांकन के उपकरणों का प्रयोग। बालक को ये ज्ञान हो जाता है या मूल्यांकनकर्ता को, क्योंकि बारी बारी से एक दूसरे का मूल्यांकन करेंगे तो सारे ही क्लास के बच्चों को मूल्यांकन के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उन सब की नॉलेज मिल जाती है, जो उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहता है जानना। उसके बाद है सार तत्वों की उपलब्धि, अचीवमेंट ऑफ समराइज्ड एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि अभी बताया आपको, इसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए एक एग्जांपल से समझो, एक बच्चे ने आगे आकर के जो भी अपना प्रेजेंट किया काम, कोई भी जो भी काम आपने उसको बोला है करने के लिए, तो एक ग्रुप बन गया क्लास का जो उसका मूल्यांकन कर रहे हैं उस टाइम पे। अब वो बच्चे लास्ट में समराइज करेंगे अपने मूल्यांकन को, क्योंकि इतने जने मूल्यांकन कर रहे थे ना उसका। मान लीजिए उस टाइम पे एक बच्चे ने अपने आप को प्रेजेंट किया, अपनी प्रेजेंटेशन दी और 10 बच्चे बैठ करके 20 बच्चे बैठ के उसका मूल्यांकन कर रहे थे। अब वो 10-20 बच्चे जो सबने मूल्यांकन किया है उस एक का, तो अब वो क्या करेंगे, अपने जो भी उन्होंने फैक्ट्स लिए हैं, जो भी उन्होंने चीजें नोट डाउन की हैं मूल्यांकन के दौरान, उन सबकी समरी तैयार करेंगे, उन सबको समराइज करेंगे। तो इससे आपके पास जो तत्व निकलकर, जो फैक्ट्स निकल करके आएंगे उस एक बच्चे के बारे में, वो सारे के सारे कैसे होंगे, एकदम राइट होंगे। ठीक है, तो सार तत्वों की उपलब्धि यानी अचीवमेंट ऑफ समराइज एलिमेंट्स, सार तत्व आपके पास उपलब्ध हो जाते हैं और उसी सार तत्वों के आधार पर ही बच्चे को उसकी कमियों को दूर करने के उपाय बताए जाते हैं या सजेशंस दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये इसकी विशेषताएं हैं जो एक एक करके हमने जान ली हैं। एक बार फिर से इनको दोहरा लेते हैं। रुचिपूर्ण प्रक्रिया है, इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, समूह भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप स्पिरिट, विश्वसनीय मूल्यांकन प्रक्रिया, रिलायबल इवोल्यूशन प्रोसेस, स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति, फ्री व्यू एक्सप्रेशंस, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक एंड थिंकिंग, समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, मूल्यांकन प्रक्रिया का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस, मूल्यांकन के उपकरणों का प्रयोग, यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन, सार तत्वों की उपलब्धि, अचीवमेंट ऑफ समराइज्ड एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी यूनिट 5 का जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत ये चीजें हमने जान ली हैं, पार्टिसिपेटरी असेसमेंट के बारे में या कम्युनिटी जो हमारे मॉनिटरिंग है, समुदाय प्रबंधन है, प्रबोधन है, उसके बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में अभी इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी को पता ही है यूनिट 5 पर हम स्टैंड कर रहे हैं, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। हमारा सिलेबस बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है, लास्ट वाले पॉइंट पे ही हम खड़े हैं। तो इतना जब सब कुछ हमने पढ़ लिया है तो उम्मीद करती हूँ आपको सारा सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है ये असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो सारा का सारा सिलेबस मैंने आपको करा दिया है। ऑलमोस्ट हम
अंतिम पड़ाव पर या अंतिम सीढ़ी पर ही खड़े हैं। तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो वीडियोस को देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो संपर्क कीजिए। ओके, मिलेंगे अगली कक्षा में, अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।